सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का 5th लेक्चर लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है वो एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का चल रहा है, जहाँ पे हमने 3 एप्लीकेशंस अभी तक देखे हैं। पहला एप्लीकेशन था कि द मोशन ऑफ व्हीकल अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, जहाँ पे हमने v max वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम हो सकती है रूट ऑफ म्यू एस आर जी निकाला था, डेरिवेशन। दूसरा जो यूज एप्लीकेशन था वो वॉल ऑफ डेथ था, वेल ऑफ डेथ, जहाँ पे हमने मिनिमम वेलोसिटी निकाला था v मिनिमम रूट ऑफ म्यू एस अपॉन आर जी। लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स किया था, जहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग के हिसाब से सेफ स्पीड निकाला था रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, जहाँ पे थीटा था एंगल ऑफ बैंकिंग। और उसमें भी फिर हम लोग ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट के फॉर्मूलाज वी मिनिमम और वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो किया था। आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का लास्ट एप्लीकेशन, जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम, आज हम उसको लेके आए आपके सामने। तो पहला मैंने जो यहाँ पे आपके सामने जो डेफिनेशन लिखा है पेंडुलम का लिखा है। पेंडुलम आपने बहुत बार देखा होगा घड़ियों में, जनरली आप घड़ी के दुकान में जाएंगे, आजकल लोग घरों में तो बहुत कम रखते हैं, शो पीस जैसा हो गया। पहले जमाने में बहुत यूज होता था घड़ी जिसके साथ पेंडुलम होता था, है कि नहीं। अब जो पेंडुलम होता है बेसिकली क्या होता है, एक ये रिजिड सपोर्ट होता है। रिजिड सपोर्ट मतलब फिक्स, जैसे आपका पंखा सीलिंग को फिक्स है तो वो रिजिड है, ये हिलना नहीं चाहिए। उससे एक लंबा सा धागा जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग स्ट्रिंग होना चाहिए अराउंड 1 मीटर, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए। हम अज्यूम करते हैं इसमें मास नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसमें मास नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट, हल्का सा होना चाहिए, लेकिन डेफिनेशन बोलता है कि मासलेस होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब खींचे नहीं, एक बार जो फिक्स हो लेंथ वो रहना चाहिए। एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, और इसके एंड पे पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम बोलते हैं बॉब। दिस इज कॉल्ड एज अ बॉब। तो ये डेफिनेशन है आपका एक पेंडुलम का। कॉनिकल में तो पे आता हूं, पहले मैंने पेंडुलम की बात कर रहा हूं। तो पेंडुलम का डेफिनेशन पहले आपको समझ में आना चाहिए कि पेंडुलम होता क्या है। अ टाइनी मास which is a point object called as a bob connected to a long flexible massless inextensible string and suspended to a rigid support। इस तरह के चीज को हम लोग बोलते हैं पेंडुलम। ठीक है, ये पेंडुलम का डेफिनेशन है। अब पेंडुलम जो हमने अभी तक सीखा है वो हमने घड़ी का सुना है कि नहीं। तो वहां पे आपका जो पेंडुलम है वो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करता है, वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करता है। ये हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन चैप्टर में, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पेंडुलम इन अ वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऑसिलेट करता है, वो हमारा सिंपल पेंडुलम है। तो बात सिंपल पेंडुलम की नहीं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बात है कोनिकल पेंडुलम। तो अब आते हैं हम लोग कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम क्या है? तो कोनिकल पेंडुलम का मतलब है स्ट्रिंग जो है, उसका जो धागा है, it moves along the surface of a right circular cone। अब आप इमेजिन करिए कि ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ये आपका नीचे का एजम्पशन के हिसाब से, और ये ऐसा घूमेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब ऐसे घूमेगा तो उसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्योंकि कोन वर्ड क्यों यूज किया कि जब ये ऐसे घूमेगा ना, तो ये जो ऊपर का जो सरफेस है ना, वो एक कोन जैसा बनेगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये जब ऐसा पेंडुलम घूम रहा है ऐसा गोल गोल, तो ऊपर का सरफेस एक कोन शेप लेता है। वो जो पूरा सरफेस जो बनता है ना घूमने की वजह से कोन शेप लेता है, इसलिए इसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। सो स्ट्रिंग मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल एक्सिस एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म यूसीएम है ओमेगा, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। अब ये कोनिकल पेंडुलम का हमारा मेन एम है इसका टाइम पीरियड निकालना। ये जो कोनिकल पेंडुलम घूम रहा है गोल गोल, इसका टाइम पीरियड आपको जनरल एप्लीकेशन में कहाँ मिलेगा? अगर आप कहीं पे सपोज
फन एंड फेयर में जाएंगे या फिर कोई रिसोर्ट में या कहीं जैसे इमेजिन का ऐसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जो मैरी गो राउंड होता है, घोड़ा पे बैठा होता है, वो गोल गोल ऐसा घूमता है, वो एक तरह का आपका कोनिकल पेंडुलम ही है। वो ऐसा पूरा रहता है उनका लोखा ना, वो ऐसा गोल 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 घूम रहा होता है सर्कुलर मोशन में। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, अगर हमको समझना है प्रैक्टिकली क्या है वो चीज। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा एम है इधर इसका टाइम पीरियड निकालना। इसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है कि नहीं, पीरियोडिक मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन है तो टाइम पीरियड, पीरियोडिक मोशन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब हम पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं। पीरियोडिक मोशन है, सेम पाथ पर घूम रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि ये आपका स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है। ये AC जो है स्ट्रिंग का लेंथ नहीं, इसको लोग गलतफहमी में रहते हैं कि जो है ये स्ट्रिंग का लेंथ है, नहीं, स्ट्रिंग का लेंथ ये है। यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ नीचे होगा, इधर तक नहीं होगा, थोड़ा नीचे होगा। ये इसको मैंने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया हुआ, तो ये तो इससे कम ही है लेंथ। इसको अगर आपको समझना है तो H समझ सकते हो, बाद में लिखेंगे। अब ये आपका सपोज बॉब इधर है जिसका मास है m, ये आपका बॉब है जिसका मास है m, कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह पे हमने अज्यूम किया हुआ। अब ये बॉब ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मेरा एम है निकालना टाइम पीरियड। अब ये जो स्ट्रिंग है इस वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। द वर्ड इज सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी क्यों, क्योंकि आधा है ना, क्योंकि जब ये पूरा ज्वाइन करेगा तो पूरा एंगल बनेगा। ये आधा बन रहा है वर्टिकल के साथ, इसलिए इसका नाम है सेमी वर्टिकल। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग का लेंथ है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से पता करते हैं कि इस बॉब पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अब इस बॉब पे ये धागे का टेंशन एक्ट करेगा, फोर्स। मैंने बोला जब भी धागा होता है ना कोई चीज को कनेक्ट किया हुआ तो वहाँ फोर्स टेंशन फोर्स होता है। अब ये टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ उसको खींचेगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय लेट्स से टी नॉट। अब जनरली टेंशन को टी से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पीरियोडिक मोशन है, टाइम पीरियड आने वाला है, टाइम पीरियड का सिंबल है कैपिटल टी, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए टेंशन का सिंबल हमने लिया है टी नॉट। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसका जो वेट होगा mg वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। सो दिस इज द वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब हमको इसमें जैसे मैंने आपको कल ही बताया था रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि टी नॉट का जो रेजोल्यूशन होगा तो एक आपका आएगा वर्टिकली अपवर्ड्स और एक आपका आएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा के साथ जो फोर्स रिजॉल्व होता है उसके साथ कॉस जाता है, सो दिस इज टी नॉट कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका टी नॉट साइन थीटा। दो फोर्सेस हो गए आपके, बस इतने फोर्सेस है। हम लोग और एयर का तो सब निगलेक्ट करते, जैसे मैंने कहा एयर रेजिस्टेंस को हम लोग इस समय निगलेक्ट करते। तो चलो बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंसिंग फोर्स में आपका वर्टिकल फोर्स जो बैलेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, mg इज इक्वल टू टी नॉट cos थीटा। What about T naught sin theta? Now this is the force acting toward the center of the circular motion, and what is that force called as? Centripetal force. So this is your centripetal force. और ये इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर की तरफ, आप देखे होंगे जब घोड़े में बैठते तो ऐसा क्यों बाहर की तरफ जा रहा है वो जो मैरी गो राउंड में ना, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल बैलेंस करेगा। तो यू कैन से कि बाय टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर लेते हैं, कभी कभी एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें कंफ्यूजन मत होइए। जहाँ पे पीरियोडिक मोशन होगा वहाँ पे ओमेगा का रोल होता है। हमने कल हम लोग ने लास्ट लेक्चर जो लास्ट आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें हमारा ज़्यादा स्ट्रेस एम वी स्क्वायर बाय आर पे था, क्योंकि वो पीरियोडिक नहीं था, वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी। यहाँ पे ओमेगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दो आपका हो गया बैलेंसिंग फोर्सेस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो लेट्स डिवाइड दिस एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा। एम और एम कट गया,
टी नॉट और टी नॉट कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई जी साइन थीटा अपॉन आर, यहां पे आएगा आर कॉस थीटा। ये थोड़ा और सिंपलीफाई हो सकता है, देखिए कैसे। अब ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। अब ये सर्कुलर पाथ में ये जो आपका BC है दैट इज नथिंग बट आर है, रेडियस है, ये आपका रेडियस है। अब रेडियस को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये आपका L है, स्ट्रिंग का लेंथ है, ये थीटा है, तो एडजेसेंट साइड में इसका कॉस पार्ट होगा L कॉस थीटा, और ऑपोजिट में क्या होगा L साइन थीटा। ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि थीटा के ऑपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल में साइन होता है, और जो एडजेसेंट का होता है पार्ट, रेजोल्यूशन पार्ट, वो कॉस में जाता है। तो ये आपका R जो है L साइन थीटा, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस इज G साइन थीटा अपॉन L साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो आपका साइन थीटा कट गया, G अपॉन L कॉस थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ G अपॉन L कॉस थीटा। अब पूछेंगे सर इस ओमेगा का क्या फायदा है, ओमेगा का फायदा से आपको टाइम पीरियड मिलेगा। टाइम पीरियड का बताओ क्या फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ G अपॉन L कॉस थीटा। तो इसको ऊपर रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला होगा T 2 पाई रूट L cos थीटा अपॉन G। ये डेरिवेशन है टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। भाई सिंपल है डेरिवेशन, इसमें आपने फोर्सेस को बैलेंस किया, डिवाइड किया, ओमेगा निकाला, और उससे फिर टाइम पीरियड निकाला। किसी को फ्रीक्वेंसी निकालना तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई रूट, ये उल्टा हो जाएगा, G अपॉन L cos थीटा। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। यही बेसिकली कोनिकल पेंडुलम पे है कि डेफिनेट डिफाइन कोनिकल पेंडुलम एंड डिराइव द टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करो या फ्रीक्वेंसी डिराइव करो। ये बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये कोनिकल पेंडुलम जो यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो लास्ट एप्लीकेशन है, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। अब इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक में, तो नेक्स्ट जॉब विल बी इस टॉपिक पे हम लोग एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल। सो यहाँ पे आपके सामने मैंने सम लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक का ही सम है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, मतलब आपको पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 20 × 10⁻⁻² मीटर। अब ये जो बॉब है इसका मास भी दिया हुआ है, बॉब का जो मास है दैट इज गिवन एज 100 ग्राम। तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.1 kg। कोनिकल पेंडुलम है, बॉब परफॉर्म कर रहा है 75 आरपीएम। ये आरपीएम वर्ड मैंने बताया, रेवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 75 आरपीएम हम आरपीएम में नहीं रखते, हम आरपीएस में रखते हैं। इसको क्या करने का, डिवाइड बाय 60। ये सिखा चुका हूं मैं आपको पहले। तो अगर हम कट करेंगे तो 15 5 जा 15 4 जा, दिस इज 5/4 आरपीएस। बोला पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लो, और जी का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है काइनेटिक एनर्जी निकालो। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, हाफ mv²। समझने वाली बात दूसरी पार्ट है। दूसरा क्या पूछा है, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी पूछा, पूछा कितना इंक्रीज होगा, मतलब चेंज इन द पोटेंशियल डेल्टा। अब इस पे थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, पूछा क्या इसकी ये समझना है। देखिए अब आपका देखिए बॉब ऐसा है, ठीक है इधर। अब जब ये ऐसा हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा।
मतलब पहले जो नीचे था वो वहां से ऊपर उठ जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब कोई चीज बॉटम पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोग कोई बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो ये जो आपका पेंडुलम का जो बॉब है, जब ये इस एंड पे पहुंचता है तो जो उसका बॉटम पॉइंट था यहाँ पे इनिशियल पोजीशन से वो ऊपर उठ गया है। अब सिर्फ वो अपने इनिशियल पोजीशन से ऊपर उठ गया है, मतलब उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? तो पूछ रहे कितना बड़ा है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जो बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ वो लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछ रहे, पूछे कितना इंक्रीज हुआ। तो क्वेश्चन है कि वो पहले लेंथ कितना था, बाद में लेंथ कितना हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पे है, तो ये अब जब पोजीशन हमने देखे तो इसका हाइट जो वो h है, सबको इसको मैं h से डिनोट करता h। तो अभी ये पेंडुलम है ना, वो हाइट h के ऊपर है, लेकिन पहले जब होगा तो वो कहाँ, यहाँ पे कहीं नीचे होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इनिशियल पोजीशन वो कहीं नीचे होना चाहिए और उसके बाद वो वहां गया होगा, तो इनिशियल पोजीशन तो उसका L होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं mg, इनिशियली वो L था, अभी वो उठ गया है, अभी वो इतना पोजीशन इतने हाइट से उठ गया है। तो उठ गया है, कहां तक उठ गया है? वो h तक उठ गया है, तो उतना हाइट माइनस करने का। तो टोटल L में से h जो माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कितना हाइट से वो ऊपर आया है। तो वो जो हाइट से ऊपर आया है, दैट विल गिव यू द चेंज और द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हाइट इतना होगा, अभी इतना हाइट हो गया, इस जगह पे है मतलब उसका हाइट इतना है, तो इतना हाइट उसका रेज हो चुका है। तो मैं कितना हाइट रेज हुआ है? इनिशियली L था, अभी h पे आ गए, तो L माइनस h इतना। ये जो पोजीशन है, इतने से वो पेंडुलम ऊपर उठ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जब वो घोड़ा भी जो होता है मेरी गो राउंड का ऐसा उड़ जाता है, तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन तो नीचे रहता है, वो नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जितना ऊपर आ गया तो उतने से उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो हमको ये फाइंड करना है, तो हमको पहले मालूम होना चाहिए हमको क्या क्या चीज फाइंड करना है। तो हमको ये दो चीज फाइंड करनी है, विद द फॉर्मूला मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले ये देखते हैं। अब देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी से आप टाइम पीरियड तो निकाल ही सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो हम लोग चलो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 4/5 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5/4 है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 4/5 सेकेंड। अब टाइम पीरियड मिल गया, वापस यहाँ देखते हैं। हमारे पास देखो m है, हमारे पास g है, हमारे पास l है, हमारे पास h और v नहीं है, h और वेलोसिटी उसकी नहीं है, ये दो चीज नहीं है। अब वेलोसिटी हम लोग v = r ओमेगा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे पास r भी नहीं है। अभी देखिए r, ये आपका थीटा है, ये ऑपोजिट है, तो इसको आप लिख सकते हैं l sin थीटा, और ये h इसका एडजेसेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं l cos थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये h और r मुझे तभी मिलेगा जब मुझे थीटा मिलेगा। बिना थीटा के तो ये हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते इस समय। तो क्वेश्चन ये है कि फिर सर थीटा कैसे मिलेगा? अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2π√L cos थीटा अपॉन g, है कि नहीं? टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला है 2π√L cos थीटा अपॉन g। अब हम क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t की जगह लिखेंगे 4/5 2π√L। L कितना है हमारा? L हमारा है 20 × 10⁻⁻² cos थीटा अपॉन 10। ये कट होके 2 हो गया, हम स्क्वायर कर देते रूट हटाने के लिए। 16/25 = 4π² into 2 × 10⁻² cos थीटा। अब π² का वैल्यू उन्होंने बोला है कि 10 लेने, तो 16/25 = 4 × 10 × 2 × 10⁻² cos थीटा। अब देखो क्या क्या कट सकता है, ये 4 × 2 = 8 होता है, 16 के साथ कट करके 2 देगा। So 2/25 = 10⁻1 है, -2 है, तो ये जाएगा 10⁻⁻1 cos थीटा। 10⁻1 को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं,
है कि नहीं? वी कैन शिफ्ट दिस 10⁻⁻1 ओवर हियर, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 20/25 इज इक्वल टू cos थीटा। अब ये कटेगा, आपको ये 4 देगा, ये 5 देगा, तो चलो भाई cos थीटा आ गया 4/5। अब मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए इधर जनरली लोग क्या करेंगे, लॉग टेबल निकालेंगे, ये जो लॉग टेबल्स है, ये लॉग टेबल की मदद से फिर थीटा निकालेंगे। मगर मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, मैथमेटिकली मेथड। आप क्या करिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दीजिए, ठीक है? यहाँ थीटा ले लीजिए। अब आप जानते हैं कि cos थीटा का ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का ये एडजेसेंट साइड हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये साइड नहीं मालूम है, ये पाइथागोरस से आपको मिल जाएगा। तो पाइथागोरस से कितना मिलेगा? ट्रिपलेट तो पता होगा आपको, ट्रिपलेट 3 मिल गया। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे। चलो, तो अब क्वेश्चन है, क्या मैं R और H ढूंढ सकता हूँ? यस, मैं R और H दोनों ढूंढ सकता हूँ। अब देखिए, therefore R को क्या लेंगे? L sin थीटा। तो L sin थीटा मतलब L तो मेरा है 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू साइन थीटा भी आपने ट्राइंगल बनाया हुआ है, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 4 3 जा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आपको R मिल गया। जो आपको R देखेंगे, कहीं जरूरत होगा तो यूज कर लेंगे, ठीक है? R हो गया। अब H भी ढूंढ सकते हैं। H अपना क्या? L cos थीटा। L cos थीटा, L है मेरा 20 इंटू 10⁻⁻2 और cos थीटा में निकाला 4/5। 5 4 जा 4 4 जा 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो अब देखिए मुझे क्या मिल गया है? मुझे अभी H भी मिल गया है। मतलब मैं ये चेंज इन, इंक्रीज इन पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। प्रॉब्लम वेलोसिटी का, वेलोसिटी कैसे मिलेगा? अभी वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, एक वो भी है, और दूसरा भी एक फॉर्मूला है v स्क्वायर। अभी आपको ये मैंने सर्कुलर मोशन में सीखा है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा। आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है सर्कुलर मोशन में। तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं rg tan थीटा। मैं v स्क्वायर क्यों? हमारे फॉर्मूला में v स्क्वायर, हमको v में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, किसी को v इज इक्वल टू r ओमेगा करना है तो वो भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने r इसीलिए r का वहां यूज कर सकते हैं आप r। हाँ, लेकिन फिर आपको ओमेगा का फॉर्मूला वो 2πn होता है ना, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वो भी निकालना पड़ेगा। r और ओमेगा से भी आप v स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं आपको इससे करवा रहा हूँ। तो r देखिए, r अभी यहाँ यूज हो रहा है ऐसे भी। तो 12 इंटू 10⁻⁻2 g का वैल्यू 10 है। tan थीटा देखिए वापस काम आएगा, ट्राइंगल यही काम आ रहा है, आपको एंगल की जरूरत ही नहीं है। tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4, 4 3 जा, तो 3 3 जा 9 और 1 हो जाएगा 10⁻⁻1। ये आपका v स्क्वायर हो गया। आपके पास सब रेडी है। अब आपको करना क्या है? आपको सब आंसर निकालना है। तो आपका निकलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है मेरा? मास है 0.1 और मेरा वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 9 इंटू 10⁻⁻1। अभी आपका हो जाएगा 4.5 इंटू, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो 10⁻⁻2 जूल। दैट इज योर फर्स्ट आंसर। आपको पहला आंसर मिल गया भाई, काइनेटिक एनर्जी। अब व्हाट इज द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी? ये फॉर्मूला, m कितना है? m है मेरा मास 0.1, g यूनिट 10 लेने को बोला है। l कितना है मेरा? l है 20 इंटू 10⁻⁻2 माइनस h मेरा कहाँ पे है? 60 इंटू 10⁻⁻2। ये आपको 1 देगा, 20 माइनस 16 4 देगा, 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल। So the answer is 4 into 10⁻⁻2 joule. That is the increase in the potential energy. तो इसका मेन देखिए, मेन क्या है? थीटा। ये पूरा का पूरा गेम थीटा के ऊपर है। अगर आप थीटा निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आप थीटा मत निकालिए,
cos थीटा करके ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल का कंसेप्ट लेके उसका साइन निकालिए, उसका tan निकालिए, बिना थीटा फाइंड किए आप सब कुछ निकाल सकते हैं अगर आप ये ट्रायंगल यूज करते हैं। ये हो जाएगा आपका h मिल गया, b मिल गया, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। फाइनली तो बहुत छोटा ही है, तो निकालने के लिए ये सब करना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को एक सॉल्व एग्जाम्पल भी डिफिकल्ट लगता है, तो चलो देख लेते हो। सॉल्व एग्जाम्पल एक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने एक सॉल्व एग्जाम्पल। जनरली सॉल्व एग्जाम्पल लोग नहीं करते क्योंकि रीजन यही कि भाई वहां तो सोल्यूशन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट लोग के साथ कि उनको कई लोग को ये सॉल्व एग्जाम्पल समझने में डिफिकल्ट लगता है इवन दो सोल्यूशन दिया हुआ है। तो मैं आपको ये जरा समझा देता हूँ। ये आपका एग्जाम्पल 1.5 क्या बोल रहे हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनल इज 31 डिग्री। तो ये एंगल थीटा दिया, सॉरी 37 डिग्री, तो एंगल थीटा आपको दिया हुआ है 37 डिग्री। There is a small ball kept inside the funnel। ये फनल समझ सकते हैं ना, कोन को अगर उल्टा करेंगे तो फनल, वो तेल वेल डालने के लिए फनल होता है ना। तो ये फनल है, उसमें एक बॉल रखा है, छोटा सा बॉल है। अभी आप फनल को ऐसा घुमाइए, रोटेट करिए, तो बॉल भी घूमेगा अंदर, है कि नहीं। मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव, उस फनल में रहने के लिए बॉल का जो मैक्सिमम स्पीड हो सकता है वी मैक्स, वो कितना है उसका 2 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम उसका कितना स्पीड हो सकता है। पूछा है कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ फनल। लोग ब्रिम से नहीं बोलेंगे, ब्रिम मतलब एकदम टॉप सरफेस, फनल का जो टॉप सरफेस है, ये जो आपका टॉप सरफेस है, इसका पूछा है रेडियस कितना है, व्हाट इज द रेडियस एट द टॉप सरफेस। इज देयर, तो ये मैं आर लिख देता हूं, आर पूछा है। इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, जो रोटेट घूम रहा है, क्या इसकी कोई लिमिट है क्या, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम, ऐसा कुछ है क्या, वो पूछा है। तो बताओ है तो कितना है, और ये दो चीज दिया हुआ। अब इसमें एक चीज हम लोग देखिए, यहाँ पे मैंने बॉल को कहीं भी ले लिया, जूम किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एक तो वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब सरफेस इधर, ये मैंने आपको चीज समझाया था जब हम लोगों ने वेल ऑफ डेप्थ किया था, कि जहाँ पे, या बैंकिंग ऑफ रोड में समझाया था, ये बॉडी जो है सरफेस पे अपना वेट अप्लाई करे तो नॉर्मल रिएक्शन सामने होता है, हमेशा वर्टिकल होता है। तब इसका हम लोग को स्प्लिट करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, है कि नहीं। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अब देखिए ये थीटा है वर्टिकल के साथ, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर थीटा आ जाएगा। मैंने आपको समझा दिया। तो ये n है तो इस तरफ हो जाएगा आपका n क्या हो जाएगा इधर n cos थीटा, और ये ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा आपका n sin थीटा, क्योंकि ये n रिजॉल्व हुआ है, n cos थीटा और n sin थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फोर्सेस को लिखना है। तो फोर्सेस को जब लिखेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो एक आपका आ जाएगा n sin थीटा इज इक्वल टू mg, है कि नहीं। n sin थीटा ऊपर की तरफ है और नीचे आपका mg है। n cos थीटा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। ये जो बॉल है, ये तो बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना इस फनल में, तो n cos थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, इट विल बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपका जो n cos थीटा है कैन बी रिटन एज m आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है और एम बी स्क्वायर बाय आर भी होता है, दोनों होता है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन, अब मैं ये लेता हूँ, क्यों पता है हमको वैल्यू v दिया हुआ है, तो मैं इसको अवॉइड करके ये ले लेता हूँ। इट इज mv स्क्वायर अपॉन r, ये कट गया, n कट गया। tan थीटा इज इक्वल टू r ऊपर जाएगा, rg अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा हम लोग को, v स्क्वायर इज इक्वल टू
Rg अपॉन tan थीटा। अब देखिए, अब यहाँ प्रॉब्लम है हमारा tan थीटा का, कि हम tan थीटा कैसे निकालेंगे। तो tan थीटा निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बड़ा सिंपल दिया आपको sin 37 डिग्री। मैं आपको वापस एक ट्रायंगल समझाता हूँ। ये आपका 37 डिग्री है। अब sin 37 आपको दिया हुआ है 0.6, मतलब 6/10, दैट इज 2 3 3/5, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। ये आपका 4 हो गया। ऐसे करने से ज्यादा आसान हो जाता है। तो tan थीटा का अगर हम वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा, Rg अपॉन tan थीटा का अगर हमको वैल्यू डालना है तो क्या आएगा, tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू आएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4Rg अपॉन 3। ठीक है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं हमको R निकालना है, तो हमारा v का वैल्यू है मैक्स 3v स्क्वायर अपॉन 4g इज इक्वल टू R। तो R max will be equal to 3 into v max square upon 4g. So 3 into v max is 2, so 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4, g का वैल्यू 10 लेने को बोला है, 4 4 कट। R max कितना है भाई, R max आया 0.3 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें वापस वही मेरे को पता नहीं, tan थीटा निकालने का तरीका आपको ये आना चाहिए समझ में। मैं वापस आपको चाहिए तो बता देता हूँ। sin 37 0.6 है, मैंने 6/10 3/5 मतलब 37 के लिए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रिमेनिंग साइड शुड बी 4। तो उसके हिसाब से आप tan थीटा निकाल सकते हो ऑपोजिट अपॉन एक्सिस। वो सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए आपका v max है और v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आमने सामने। तो अगर v का जब मैक्स होगा तो r भी मैक्स होगा। ये r max अभी सबसे बड़ा रेडियस कितना होगा, नीचे के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब ये जो पूछ रहे ब्रिम वाला तो वही पूछ रहे हैं, r max ही पूछ रहे हैं। इन शॉर्ट वो लोग आपसे r max पूछ रहे हैं, टॉप का पूछ रहे हैं, मतलब आपको इन शॉर्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, r max पूछ रहे हैं। तो जब v max होगा, वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी उस समय रेडियस भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ब्रिम के ऊपर जो रेडियस है वो है 0.3 मीटर। ये पहला आपको समझ में आ गया। इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन वापस में बता, tan थीटा में कंफ्यूजन जो मैंने आपको क्लियर किया, टेक्स्ट में ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये आप करेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। अब लोगों को सेकंड पार्ट में भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको समझाता हूं। अभी देखिए आपका v का फॉर्मूला r ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा आपको पता है 2 पाई n है, तो r इंटू 2 पाई n। अभी v और r के बीच में तो डायरेक्ट रिलेशन, और r v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और n और r के बीच में इनवर्स रिलेशन है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। v का r के साथ डायरेक्ट है और v का, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो इधर आएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा, तो इनवर्स वेरिएशन। मतलब v बढ़ेगा, r बढ़ेगा, n घटेगा, v घटेगा, r घटेगा, n बढ़ेगा। ये नहीं दिया है, लेकिन ये आपको समझना है इस रिलेशन से, तो आपको सेकंड पार्ट आसानी से समझ में आएगा। अब आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो n कब बढ़ेगा, जब v और r घटेगा। अब मुझे बताइए कि मिनिमम रेडियस कितना होगा। ये तो मैक्सिमम है, कम होते 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 एकदम कम होते होते आप पॉइंट तक आ जाएंगे। सो आर मिनिमम जो है आप कहां तक जा सकते हैं, 0 तक जा सकते हैं। यू कैन गो टू 0, डॉट पे पहुंच गया, मतलब आपका इतना आर कितना हो गया, आपका आर रेडियस, अपना रेडियस उसका 0 हो गया, आर 0 हो गया। उस समय वी मिनिमम आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 0 है, तो n क्या हो जाएगा, n मैक्स इंफिनिटी हो जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं अपर लिमिट, क्योंकि इनवर्स है, दोनों घटेगा तो ये तो 0 मतलब 1/0 ना, तो 1/0 मतलब इंफिनिटी। So there is no limit for, there is no upper limit for frequency, अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी का नहीं है, तो क्या इनफाइनाइट है। अब मैं आता हूँ दूसरा वाला, तो मैंने आपको ये वाला पार्ट पहले बता दिया, अब मैं इस पे आता हूँ। बढ़ेगा मतलब मैक्सिमम कितना बढ़ेगा, मैक्स तक ही बढ़ेगा ना, v max 2 मीटर पर सेकेंड,
r max 0.3 मीटर, तो you will have n minimum। जब दोनों मैक्सिमम पे हैं तो n मिनिमम पे हो जाएगा। अभी वो फॉर्मूला आप यहाँ से यूज करेंगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, ये 2 पाई r नीचे जाएगा, सो यू विल हैव v max अपॉन 2 पाई r max। v max अपना 2 है अपॉन 2 पाई r max 0.3 है, 2 कट, सो दिस इज 1 अपॉन 0.3 पाई। इसका आंसर 1 पॉइंट में है, लेकिन टेक्स्ट वाले ने क्या कर दिया, बोला अप्रॉक्सीमेट ले लो भाई 1 rps। इसका 1 पॉइंट में है, लेकिन टेक्स्ट वाले ने उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 rps। तो कंफ्यूजन देखिए यहाँ पे है, लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, जो मैंने कोशिश किया कंफ्यूजन यहाँ पे सॉल्व करने का, और दूसरा थीटा निकालने का मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया। तो जैसे मैंने कहा, देखिए फिजिक्स न्यूमेरिकल जो है ना, फिजिक्स का मेन कोर हार्ट है। कंसेप्ट के बाद आपको न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, हर कंसेप्ट के बाद, हर टॉपिक के बाद। और हो सके तो आपको एमसीक्यूज भी आपके पास बुक्स हो तो वो प्रैक्टिस करना चाहिए, काफ़ी फायदा होता है उससे, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो आई होप आज मेरा ये 5th लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया, आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थैंक यू वेरी मच।